आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा किए थे। उसी प्रकार से आज एक अन्य बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। उस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया बीमारी को आप सभी जानते हैं, सुने हैं, क्योंकि जो ये मलेरिया डिसीज है ये हमारे देश में व्यापक मात्रा में और विश्व के कई देशों में पाया जाता है और इस बीमारी से लाखों लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मलेरिया क्या है, किस प्रकार से फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इस मलेरिया डिसीज से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो मलेरिया जो है एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक अर्थात फैलने वाला, मतलब एक स्थान से जो दूसरे स्थान में बीमारी फैलता है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो या पानी के माध्यम से हो या किसी अन्य जीव के माध्यम से हो, तो उस बीमारी को संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो मलेरिया भी एक संक्रामक बीमारी होता है। तो देखते हैं कि मलेरिया आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन या इसका परिभाषा क्या है। तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है, जिसे मलेरिया परजीवी कहते हैं। और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करके उसको मलेरिया से ग्रसित कर देता है। तो इसका उद्भवन अवधि कितना होता है? उद्भवन अवधि किसे कहते हैं ये पहले जानेंगे। उद्भवन अवधि वह अवधि होता है जब किसी बीमारी के जीवाणु या विषाणु या परजीवी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उस बीमारी के लक्षण प्रकट करने तक की जो समय होता है उसको उद्भवन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग उद्भवन अवधि होता है। जैसे कुष्ठ रोग के देखे थे 2 से 5 साल तक उसका उद्भवन अवधि है। तो इसी प्रकार से ये मलेरिया का उद्भवन अवधि है, ये 7 से 15 दिन, इसका 7 से 15 दिन इसका उद्भवन अवधि है या बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने तक का जो समय होता है, ये इनक्यूबेशन पीरियड है। अब इसका जो माध्यम क्या है, तो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। इस मलेरिया जो बीमारी फैलने का जो माध्यम है वो मादा एनोफिलीज मच्छर है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर ये जो होता है हमारे देश में बहुत पाया जाता है और इसके माध्यम से मलेरिया फैलता है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, ये मोहल्ले या गली या जो तालाब होते हैं जो गंदे रहते हैं वहाँ पर अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद ये अंडा जो है लार्वा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था से ये प्यूपा अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ये हो गया प्यूपा अवस्था। इसके बाद ये वयस्क मच्छर बन जाते हैं और ये मलेरिया फैलाते हैं। तो ये जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर का जो ये अपना जीवन इस प्रकार से ये अपना वृद्धि करता है। अब इसके मलेरिया का जो कारक परजीवी है वो क्या है? कारक परजीवी या मलेरिया किसके माध्यम से होता है? तो जो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसको बोलते हैं परजीवी। परजीवी अर्थात ऐसा जीव जो दूसरे के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करता है, उस जीव को परजीवी कहते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मच्छर के शरीर में और मनुष्य के शरीर में रह करके अपना जीवन यापन करता है और अपना जीवन पूर्ण करता है। ये इसी परजीवी है। ये हमारे देश में 4 प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम
मलेरियाई और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये जो दो हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये हमारे देश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से अधिकांश मलेरिया फैलता है। इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, ये खतरनाक किस्म का परजीवी है। इससे मस्तिष्क का ज्वर भी होता है और इससे व्यक्तियों की मृत्यु ज़्यादा होती है। वाइवेक्स ये अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इससे मृत्युएं कम होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक मनुष्य को ग्रसित करता है, क्योंकि इसके जो परजीवी हैं यकृत में पहुंच जाते हैं और यकृत में रह करके यकृत से ब्लड में कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद जा करके बुखार उत्पन्न करते हैं। तो ये वाइवेक्स भी बहुत परेशान करता रहता है। तो ये इसका कारक हो गया। अब ये हो गया। आइए देखते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी है, उसका जीवन चक्र किस प्रकार से संपन्न होता है। तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक है मच्छर के शरीर के अंदर में और दूसरा है मनुष्य के शरीर के अंदर में। तो इसके 2 होस्ट हैं, एक मादा एनाफिलिज मच्छर है और एक है मनुष्य का शरीर। तो जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के माध्यम से परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और मनुष्य के रक्त से होते हुए वे उसके यकृत में प्रवेश कर जाते हैं। यकृत में प्रवेश करने के बाद वे अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से कई भागों में, कई खंडों में विभक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे ये स्पोरोजाइट बढ़ते जाते हैं और जो मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं हैं उनमें प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करते हैं तो उस समय मनुष्य को ठंड के साथ बुखार आना और मलेरिया के जो अन्य लक्षण है वो प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जब आरबीसी में प्रवेश करता है उसके बाद ये अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से और बढ़ते जाता है और दूसरे आरबीसी या उसके ब्लड सेल में प्रवेश करते जाता है और ये गेमेटोसाइट के रूप में डेवलप हो जाता है और उसमें मेल और फीमेल 2 भाग में बढ़ जाता है। उसके बाद ये लैंगिक प्रजनन की स्थिति में आ जाता है। यहाँ तक का जो सफ़र है ये मनुष्य के बॉडी में संपन्न होता है। इसके बाद जब इस ग्रसित व्यक्ति को कोई मादा एनाफिलिज मच्छर काटता है तो मच्छर के शरीर में ये परजीवी पहुंच जाते हैं और उसके आमाशय में पहुंच करके और बढ़ना प्रारंभ कर जाता है और धीरे धीरे वहाँ पर कुछ दिन बाद ये स्पोरोजाइट्स गंभीर रूप ग्रहण कर लेता है और ये अन्य व्यक्तियों में मलेरिया फैलाने के लिए सक्षम होता है। तो इस प्रकार से मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र पूर्ण होता है। इसके माध्यम और इसके कारक, अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। तो सबसे पहले जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसको ठंड के साथ बुखार आता है, उसको उल्टियाँ प्रारंभ हो जाता है, बुखार 1-2 दिन में छोड़ देता है और पुनः बुखार आता है। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की समस्या हो तो उस व्यक्ति को मलेरिया संभावित मान करके उसका जांच कर उसका इलाज करते हैं। अब देखते हैं कि हम मलेरिया से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहले है मलेरिया नियंत्रण के सिद्धांत, इसको कहते हैं मलेरिया नियंत्रण के सिद्धांत, कि मलेरिया से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले औषधि जब कोई व्यक्ति मलेरिया का यदि उसमें लक्षण दिखे तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाने को कहें और उसका ब्लड सैंपल जांच कर, माइक्रोस्कोप से जांच कर यदि इसमें मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो उसको
उचित दवाई दे करके क्लोरोक्विन या एसिटी किट या प्रामाक्विन उसका इलाज किया जाता है। दूसरा जो है मच्छरजनक परिस्थितियों का विनाश। मच्छरजनक परिस्थिति का विनाश। मच्छरजनक परिस्थिति मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं उनका विनाश किया जाता है। जैसे गली मोहल्ले में यदि गड्ढे हैं तो उसको हमको समतल करना चाहिए, या उसमें पानी जमा है तो उसके ऊपर तेल डाल करके वहाँ पर उस मच्छर को या मच्छर के जो अंडे हैं उसको समाप्त किया जाता है। तो ये मच्छरजनक परिस्थितियों का विनाश इसको कह सकते हैं। अगला जो पॉइंट है यह है मच्छर से व्यक्तिगत बचाव। मच्छर से व्यक्तिगत बचाव। व्यक्तिगत बचाव। तो हम मच्छर से व्यक्तिगत बचाव करने के लिए अपने घर में भौतिक उपाय, रासायनिक उपाय कर सकते हैं। भौतिक उपाय में अपने घर में जो है धुआं वगैरह कर सकते हैं। केमिकल उपाय में हम अपने शरीर में कुछ क्रीम लगा करके, या आजकल मार्केट में जलाने के लिए कुछ केमिकल मिलते हैं उसको जला करके मच्छर को भगा सकते हैं। और एक बेस्ट उपाय पहलू है, सभी के घरों में मच्छरदानी रहता है, उसको प्रयोग करें तो इस प्रकार से मच्छरों से बचा जा सकता है और मलेरिया जो बीमारी है इसकी वृद्धि कम होगी। इसमें मच्छरजनक परिस्थितियों के विनाश में एक अगला और पॉइंट जिसे मैं भूल गया था, जो है बायोलॉजिकल नियंत्रण बोलते हैं। जैसे किसी तालाब में गम्बूजिया मछली पाल करके उस तालाब के जो लार्वा हैं, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के, तो ये गम्बूजिया मछली जो होता है वो मच्छर के लार्वा को खा जाता है। तो उस मछली का पालन किया जा सकता है। अब ये हो गया मलेरिया नियंत्रण के सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि सरकारी नीति, कि सरकार मलेरिया नियंत्रण के लिए क्या क्या नीति अपनाई हैं। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, तब हमारे देश की जो सरकार ने सबसे पहले मलेरिया नियंत्रण के लिए ही कार्य करना चालू किया, क्योंकि इसके बाद आता है 1953। तो 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत योजना बना करके व्यापक स्तर से पूरे देश में हर गांव में, हर मोहल्ले तक डीडीटी का छिड़काव कराना प्रारंभ किया। डीडीटी का छिड़काव से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। उस समय जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति पाए जाते थे और उनकी मृत्यु होती थी, वो घटकर 5 सालों में, महज 5 सालों में 1958 तक आधी रह गई। तो 1958 में क्या किया, 1958 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल करके नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, उन्मूलन अर्थात जिस जड़ से ख़त्म हो, इसको बोलते हैं उन्मूलन। तो उस समय राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया था, उसको बदलकर राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया, तो उसका नाम बदल करके राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया। लेकिन 1967 के आते आते मच्छर ने अपना डीडीटी के प्रति दवारोधी हो गया। डीडीटी का मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर में असर कम होना चालू किया और मच्छर फिर से बढ़ गया और मलेरिया का प्रकोप फिर से बढ़ गया। उसके बाद से सरकार ने भी कई उपाय अपना करके मलेरिया पर कंट्रोल पाते गया और धीरे धीरे सन 2009 में नया मलेरिया नीति, न्यू मलेरिया पॉलिसी के तहत ग्रामों में मितानिन के माध्यम से घर घर भ्रमण करवाकर या ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से घर घर सर्वे करवा करके आरडी किट के माध्यम से
जो मलेरिया रोगी हैं उनका जांच करवा करके त्वरित उपचार करवा करके मलेरिया में कमी लाने का प्रयास किया गया। और एक अन्य कार्य जो है मच्छरदानी का वितरण, जो दवा लेपित मच्छरदानी जिसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट, मतलब लंबे समय तक चलने वाला दवा लेपित मच्छरदानी, जो जिससे मलेरिया में और व्यापक कमी आई। तो ये सरकार की तरफ से पहल किया जाने वाला नीति है। उसी प्रकार से हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। ग्राम के जो सरपंच, पंच और जो समुदाय के मुखिया है, उस व्यक्ति के माध्यम से गांव में जागरूक करें कि मलेरिया बीमारी से किस प्रकार से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा देकर का भी मलेरिया को बचा जा सकता है। इसी प्रकार से WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका गठन 1948 में हुआ था, उन्होंने भी सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी समय समय पर प्रोग्राम बनाया। तो इन्होंने 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में एक दिन निर्धारित किया है। और विश्व मलेरिया दिवस के दिन इसलिए निर्धारित किया क्योंकि इस पूरे विश्व में जो है मलेरिया बहुत व्यापक मात्रा में पाया जाता है। तो उसको घटा करके या उससे बचने के लिए उपाय आम लोगों को बता करके मलेरिया से बच सकते हैं और इसका जो है प्रभाव कर सकते हैं, ताकि मलेरिया से हम जी सकें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।